हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन का नाम तो सबने रेगुलर लाइफ में सुना ही होगा। ठीक है, अर्थ अपने ऊपर के ऑब्जेक्ट्स जो भी रखे हैं हमने अर्थ सरफेस पे, ठीक है, उनके ऊपर जो फोर्स लगाता है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, डिटेल में वो क्या है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स या तो ग्रेविटेशन है क्या, ठीक है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 8 एंड 9 we have learned about the motion of objects and force is the cause of motion। ठीक है, चैप्टर 8 में हमने अलग अलग टाइप की मोशन देखी थी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर सर्कुलर मोशन देखा था ना हमने, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो चैप्टर 8 में हमने मोशन के बारे में देखा था और चैप्टर 9 में हमने देखा था कि वो मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स मिलेगा तब उसकी मोशन होगी ना। ठीक है, नाउ वी हैव लर्न्ड दैट अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने चैप्टर 9 में ये देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी मोशन में अगर हमें चेंज करना है, ठीक है, स्पीड चेंज करनी है, दैट मीन्स कि उसकी मोशन में अगर हमें कुछ चेंज करना है तो उसके ऊपर कोई ना कोई तरीके से फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसकी डायरेक्शन भी अगर हमें चेंज करनी हो तो भी हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, मोशन चेंज करनी हो, वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, उसे स्टॉप करना हो, या तो रेस्ट कर रहा हो उसे मोशन में लाना हो, या तो हाई स्पीड से जा रहा हो उसकी स्पीड कम करनी हो, या तो स्पीड लो से स्पीड हाई करनी हो। कोई भी टाइप का मोशन में अगर हमें चेंज करना है तो हमें फोर्स को किसी ना किसी तरीके से देना पड़ेगा। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में ना जाने दो, अगर उसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी है तो भी किसी ना किसी तरीके से हमें फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। विदाउट अप्लाइंग द फोर्स मोशन में चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? नाउ वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। हमने देखा होगा कि ऊपर से अगर कोई चीज गिरती है तो वो नीचे ही आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, या तो हवा में ऐसे आजू बाजू क्यों नहीं जाती, वो नीचे ही क्यों आती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आप अपने घर के टेरेस पे जाके कुछ चीज नीचे डालो तो कुछ चीज फेंको तो नीचे ही आएगी। आपने कभी ऐसा देखा है कि वो हवा में से यहाँ जा रही है या तो ऊपर जा रही है? हाँ, हल्का सा अगर पेज हो तो वो थोड़ी देर के लिए हवा में लहराएगा पर फिर वो एट द लास्ट वो नीचे ही आएगा। कभी आपने देखा है कि हमेशा के लिए हवा में लहराएगा या तो ऊपर चला जाएगा? हल्की चीज है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे वैसे घूमेगी पर एट द एंड वो नीचे ही आएगी, हमेशा के लिए वो हवा में नहीं रहेगी। ठीक है ना, वी नो दैट ऑल दी प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो सौर मंडल है, ठीक है, उसमें कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है ना, वो सारे सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, कोई अपनी जगह से हिलता है, हाँ, सन के अराउंड घूमता है पर अपनी ऑर्बिट से बाहर निकाल के, सपोज कि जुपिटर हो तो वो अपनी ऑर्बिट से निकल के अर्थ की ऑर्बिट में कभी आता है? नहीं। अर्थ यहाँ से निकल के मार्स की ऑर्बिट में कभी जाएगा? नहीं जाएगा। मार्स है वो कभी सैटर्न की ऑर्बिट में जाएगा? नहीं। हर एक प्लेनेट अपनी खुद की ऑर्बिट में ही सन के अराउंड घूमता है। ठीक है ना, तो मून गोज अराउंड द अर्थ। और वैसे ही जैसे सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं, वैसे मून किसकी अराउंड रिवॉल्यूशन करता है? अर्थ के अराउंड, क्योंकि मून है वो अर्थ का क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, नाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ। इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, द प्लैनेट्स एंड ऑन द मून। तो इन सारे केसेस में सारे प्लैनेट्स जो सौरमंडल के 8 प्लैनेट्स है, ठीक है, वो सारे प्लैनेट सन के अराउंड ही क्यों घूमते हैं? वो बाहर क्यों नहीं निकल जाते और अपनी खुद की ऑर्बिट में ही क्यों घूमते हैं? एक दूसरे की ऑर्बिट में क्यों नहीं चले जाते? ठीक है, मून है वो अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्यूशन क्यों करता है?
और किसी प्लैनेट में जाके क्यों नहीं करता, और अपनी वो जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है वो ऑर्बिट में ही क्यों करता है, ऑर्बिट छोड़ के क्यों नहीं चला जाता। ठीक है, तो ये सभी चीजों के लिए कोई ना कोई फोर्स वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही ये चीज पॉसिबल है कि वो फोर्स उसे उस प्लेस पर रखने के लिए वो फोर्स वहां पे वर्क कर रहा है। ठीक है, इसीलिए वो सारी चीजें, वो सारे 8 प्लैनेट्स और मून वो अपनी अपनी जगह पे ही अपनी ऑर्बिट में ही मूवमेंट करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए उन पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, आइजैक न्यूटन कुड ग्रास्प दैट द सेम फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। तो आइजैक न्यूटन ने ऐसा सोचा कि इन सारी चीजों के लिए कोई एक सेम फोर्स होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजों की मोशन तो एक जैसे ही हुई ना, सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं। हाँ, सबकी ऑर्बिट अलग है, बट सारे रिवॉल्यूशन ही करते हैं ना अपनी अपनी ऑर्बिट में। कोई ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाता है, नहीं जाता ना, वैसे ही मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन ही करती है। हाँ, सभी की मोशन करने की प्लेस अलग अलग है, पर मोशन तो एक जैसी है ना, सबकी मोशन एक ही है। सारी चीजें किसी ना किसी के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है। प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड, मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, सबकी मोशन एक जैसी है, मोशन की प्लेस चाहे भले अलग अलग हो। ठीक है, तो मोशन एक जैसी है, तो आइजैक न्यूटन ने ऐसा सोचा कि मोशन एक जैसी है तो सबके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता होगा वो मोशन के लिए, वो फोर्स भी सेम होना चाहिए। ठीक है, नाउ दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स देंगे। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का ओवरव्यू ही देखा है। ठीक है, डिटेल में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो आगे के टॉपिक्स में हम देखेंगे। ठीक है, ना सबसे पहला टॉपिक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ठीक है, वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downwards। हमें पता है कि मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। फिर हमने ऐसा भी देखा होगा कि अगर आप एक छोटा सा पत्थर लेके ऊपर डालो तो थोड़ी हाइट तक ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे ही आएगा, हमेशा के लिए ऊपर चला जाता है नहीं। ठीक है, कोई भी चीज ऐसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो कुछ हाइट तक वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे ही आएगा। क्यों? बिकॉज अर्थ है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के उसे उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है ना, इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। ऐसा कहा जाता है कि सर वो जो आइजैक न्यूटन है ना, वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था, तो उसके ऊपर एक ऊपर से एप्पल गिरा, तो उसके ऊपर से उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में रिसर्च किया, और सबसे पहले ये फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसने दिया। ठीक है, हाँ, हमारे जो बहुत पहले आइजैक न्यूटन से पहले भी हमारे ऐसे बहुत ऋषि मुनि थे कि जिन्होंने ये सारी चीजें ढूंढ ली थी। ठीक है, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में अपनी अलग अलग बुक्स में उसके बारे में लिखा भी था, पर वो किसी ने पहले पढ़ा नहीं था, इसीलिए किसी को पता नहीं था कि ये चीजें होती है। ठीक है, बाकी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने ये सारी चीजें बहुत पहले ही फाइंड कर ली थी, पर किसी ने पढ़ा नहीं था और कोई आगे लेके नहीं गया, इसीलिए पूरे वर्ल्ड को इसके बारे में पता नहीं चला। ठीक है, बाकी ये जो अंग्रेज साइंटिस्ट है, अमेरिकन या तो यूके के साइंटिस्ट, उन लोगों ने तो बहुत देर बाद ये सब कुछ क्या किया, फाइंड किया, पर इन लोगों का सबने सुना, सबने पढ़ा, इसलिए उनका नाम सारी जगहों पे आ गया। ठीक है, नाउ द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। ये जो एप्पल उसके ऊपर गिरा, इसके ऊपर से न्यूटन ने सोचना शुरू किया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गया, नीचे ही क्यों गिरा, आगे पीछे क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, कोई और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, वो नीचे ही क्यों गिरा।
ठीक है, उसने सोचना स्टार्ट किया कि ये एप्पल अगर ऊपर से नीचे गिरा है, वैसे सारी चीजें ऊपर से नीचे गिरती है, तो उन सबके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, उसने सोचना स्टार्ट किया। नाउ ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। ठीक है, ऊपर से गिरते हुए एप्पल को, ऊपर से जो एप्पल गिरा, उस पर से गिरते हुए एप्पल को अगर अर्थ अट्रैक्ट करके अपने ऊपर गिरा सकती है, तो क्या वो अर्थ मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ट्री के ऊपर से जो एप्पल गिरा, वो एप्पल को अर्थ ने अट्रैक्ट किया, इसीलिए वो एप्पल अर्थ के ऊपर आया, नीचे आया, अर्थ के ऊपर गिरा, नीचे आया। ठीक है, हवा ने उसे अट्रैक्ट नहीं किया, इसलिए वो हवा में आगे पीछे नहीं गया। ऊपर किसी चीज ने अट्रैक्ट नहीं किया, इसलिए वो ऊपर नहीं गया। उसे अर्थ ने अट्रैक्ट किया, तो वो अर्थ की तरफ नीचे गिर गया। ठीक है, तो जैसे अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, क्या वो वैसे ही मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। उसने ऐसा सोचने का स्टार्ट किया। ठीक है, ना इज द फोर्स द सेम, हाँ, इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस। अगर वो मून को भी अट्रैक्ट करता है, तो दोनों केसेस में फोर्स सेम होगा। एप्पल नीचे गिरा, उस पे जो फोर्स लगा, वही फोर्स मून अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसमें भी वही फोर्स आएगा। ये सारी चीजें उसने सोचना स्टार्ट किया। ठीक है, ही कंजेक्टर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। उसने बहुत सोचा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारा कैलकुलेशन किया। कितने दिनों तक, एक दिन में, एक मिनट में ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, उसने बहुत सारा सोचा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारा कैलकुलेशन किया। बाद में उसने कहा कि दोनों केसेस में जो फोर्स अप्लाई होता है वो सेम ही होगा। ठीक है, अगर एप्पल नीचे गिर रहा है, तो अर्थ उस पे जो फोर्स लगाएगी, वही फोर्स वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में भी लगाएगी। दोनों केसेस में फोर्स क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ना ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, हमें पता है, देखिए ये है अर्थ, ये है मून। ठीक है, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाई है, वो है मून की ऑर्बिट। ये ऑर्बिट में ऐसे वो कंटिन्यू अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बोला कि अपनी ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पर मून है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऑर्बिट के ये जो उसकी ऑर्बिट है, उसके ऊपर के हर एक पॉइंट पे, ये जो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट होंगे ना, अनकाउंटेबल